नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। तो जैसा कि आप जानते हैं, राजस्थान का करंट अफेयर्स हम पढ़ रहे हैं, जिसमें कि अप्रैल से लेकर जून 2022 वाली जो मैगजीन है उसमें हमारी कई क्लासेज कंप्लीट हो चुकी हैं। योजनाएं, नीतियां, अभियान, कार्यक्रम वाला चैप्टर समाप्त हुआ। उसके बाद जो सेकंड चैप्टर है यानी कि रिपोर्ट, मुद्दे, घटनाएं, चर्चित स्थल, उसकी आज ये लास्ट क्लास है। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन के साथ। आज क्वेश्चन भी थोड़े हमने ज़्यादा रखे हैं, डेली हम 10 क्वेश्चन कर रहे थे, आज हमने 15 रखे हैं, ताकि सेकंड ग्रेड का एग्जाम जो लोग दे रहे हैं उनके लिए समय से पहले एक बार सिलेबस पूरा हो जाए। देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। तो देश का एकमात्र ऐसा राज्य जहां पुलिस अधीक्षक कार्यालय में अपराध और अपराध ट्रैकिंग नेटवर्क और सिस्टम यानी कि CCTNS के माध्यम से मामले दर्ज करने की सुविधा उपलब्ध है। किसके माध्यम से? CCTNS कहाँ पर उपलब्ध है? पुलिस अधीक्षक कार्यालय में। इसके ऑप्शन देखकर आपको ये क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं लगेगा, क्योंकि आपको लगता है कि हम राजस्थान का करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, तो इसका आंसर राजस्थान ही होगा। लेकिन यहाँ इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाए कि जो CCTNS सिस्टम के माध्यम से किस कार्यालय में या पुलिस अधीक्षक कार्यालय में या थाना अधिकारी के कार्यालय में या DGP मुख्यालय में कहाँ इस तरह की चीज़ें होंगी या कहाँ इस तरह का नेटवर्क ट्रैकिंग सिस्टम होगा जिसके माध्यम से मामले दर्ज कराए जा सकते हैं, और कौन सा ऐसा राज्य है जो एकमात्र ऐसा राज्य है जो इस सिस्टम का उपयोग करके पुलिस अधीक्षक कार्यालय में ये मामले दर्ज कराने में सक्षम हुआ है, तो इसका उत्तर है राजस्थान। इसमें आपको 3 बातें याद रखनी है। कौन कौन सी? राजस्थान तो आपको याद रह ही जाएगा कि राजस्थान पहला या एकमात्र ऐसा राज्य बना जहां क्या कौन सा सिस्टम है उसका नाम याद रखना है, CCTNS यानी कि अपराध ट्रैकिंग नेटवर्क और सिस्टम। और दूसरा ये कहाँ कौन से कार्यालय में? तो पुलिस अधीक्षक कार्यालय यानी कि SP ऑफिस में इस तरह के सिस्टम का उपयोग करके मामले दर्ज कराए जा सकते हैं। राजस्थान ऐसा पहला और एकमात्र राज्य बना। इसके साथ ही राजस्थान पुलिस से संबंधित कुछ चीज़ें भी आपको याद रख लेनी चाहिए। जैसे कि कल सुजस वाली हमने क्लास में एक चीज़ पढ़ी थी कि क्या नए जो 32 नए जो थाने हैं या 32 थानों में साइबर 32 थानों को अब साइबर थाने के रूप में अब मंजूरी मिलेगी राजस्थान के 32 नए थानों को। इसका मतलब एक पहले से संचालित था जो साइबर थाने के रूप में काम कर रहा था, वो कौन सा था? जयपुर। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि राजस्थान का अभी तक एकमात्र एक थाना था जो साइबर थाने के रूप में काम कर रहा था, वो जयपुर में था। अब 32 और को मंजूरी मिल गई है, तो इसके साथ ही अब राजस्थान के सभी 33 जिलों में साइबर थाने स्थापित किए जाएंगे। ये बात हमने कल या शायद परसों की सुजस वाली क्लास में पढ़ी थी कि अब राजस्थान के सभी जिलों में साइबर थाने स्थापित किए जाएंगे। पहले एक में था केवल जयपुर में, अब बाकी के 32 के लिए भी मंजूरी दे दी गई है। और ये साइबर थाने क्या है? तो जो साइबर क्राइम आप समझते हैं, जो टेक्नोलॉजी से संबंधित है, मोबाइल हैक करना, कंप्यूटर हैक करना या मोबाइल फ्रॉड करना या बैंक अकाउंट से पैसे निकाल लेना, इस तरह के जो क्राइम है उनको रोकने के लिए राज्य के हर जिले में अब एक साइबर थाना स्थापित किया जाएगा। और इस थाने के जो थाना अधिकारी होंगे वो DSP रैंक के अधिकारी होंगे। थाने के जो थाना अधिकारी होंगे वो DSP रैंक के अधिकारी होंगे। लेकिन जो ये थाना किन के अधीक्षण में संचालित होगा? तो जिले के SP के अधीक्षण में या उनके पर्यवेक्षण में ये थाना संचालित होगा। समझ में आई बात? मतलब SP जो होंगे जिले के पुलिस अधीक्षक, वो डायरेक्टली इनका पर्यवेक्षण कर सकेंगे, लेकिन जो साइबर थाना बनेगा उसके जो थाना अधिकारी होंगे वो DSP रैंक के अधिकारी होंगे। तो ये तो साइबर थाने की बात हुई। राजस्थान पुलिस से संबंधित एक और चीज़ जान लेते हैं हम कि राजस्थान पुलिस अकेडमी क्या है, यानी कि RPA। इस पर भी क्वेश्चन शायद बनपाल वाले एग्जाम में पूछा भी गया है और आगे भी पूछा जा सकता है। तो राजस्थान पुलिस अकेडमी, इसका केवल थोड़ा सा हम इतिहास जान लेते हैं। सबसे पहले ये 1949 में कहाँ से संचालित होती थी? तो चित्तौड़ किले से, यानी कि चित्तौड़गढ़ जो फोर्ट है, चित्तौड़गढ़ शहर नहीं, चित्तौड़गढ़ का जो किला है वहाँ से ये संचालित होती थी। इसके बाद 1 मई 1950 से लेकर और अगस्त 1975 तक ये संचालित होती थी। कहाँ से? तो ये होती थी किशनगढ़ अजमेर। किशनगढ़ अजमेर। और उसके बाद अगस्त 1975 में ये स्थानांतरित हुई, और जहाँ स्थानांतरित हुई आज भी वहीं है, मतलब कि जयपुर के शास्त्री नगर में अभी ये है। तो अगस्त 1975 के बाद ये स्थानांतरित हुई और आई कहाँ? जयपुर में। और जयपुर में इसका शिलान्यास कब किया गया? तो 24 अक्टूबर 1975 को
जयपुर में ये आई, मतलब जयपुर में इसका शिलान्यास हुआ। कल भी एक क्वेश्चन में शिलान्यास और उद्घाटन का कन्फ्यूजन था, वो भी आज बताता हूँ। तो 24 अक्टूबर 1975 को जयपुर में इसका शिलान्यास हुआ। RPA किसकी बात हो रही है? राजस्थान पुलिस एकेडमी। और इसका उद्घाटन कब हुआ? तो 3 जुलाई 1978 को इसका जयपुर में ही उद्घाटन हुआ। उद्घाटन किसने किया? तत्कालीन मुख्यमंत्री कौन थे? CM भैरव सिंह शेखावत। तो कल भी जो हमने पहला क्वेश्चन देखा था जिसमें कि जोधपुर में जो फिनटेक इंस्टीट्यूट है, तो मैंने शिलान्यास की जगह उसमें उद्घाटन बोला है, वहाँ उद्घाटन नहीं, उसका शिलान्यास हुआ है कब? 13 नवंबर 2022 को। दोनों में अंतर क्या है? जैसे यहाँ ये बहुत ही क्लियर हो रहा है। शिलान्यास ये होता है, मान लो अगर किसी बिल्डिंग के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं, तो जब वो बिल्डिंग बननी शुरू हुई, पहली शिला रखी गई, यानी कि शिला का उद्घाटन, एक तरह से पहली शिला रखी गई, उसको कहा गया शिलान्यास। और जब वो पूरी बिल्डिंग बन के तैयार हो जाएगी तो लास्ट में जो फीता काटने वाला जो वो समारोह होता है वो कहा जाता है उद्घाटन। तो इस बिल्डिंग का यानी कि राजस्थान पुलिस एकेडमी का शिलान्यास हुआ कब? 24 अक्टूबर 1975 जयपुर में, और उद्घाटन हुआ 3 जुलाई 1978 जयपुर में भैरव सिंह शेखावत द्वारा। और ऐसे ही जो फिनटेक इंस्टीट्यूट जोधपुर में स्थापित होने वाला है उसका हुआ है शिलान्यास 13 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा। तो ये क्वेश्चन हुआ क्लियर। शिलान्यास और उद्घाटन का भी अंतर शायद आपको क्लियर हो गया होगा। कल वाले में मैंने उद्घाटन बोला है, वो दरअसल शिलान्यास है। कौन सा? फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट जोधपुर। अब बढ़ते हैं आगे कि राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट यानी कि RTDM के आयोजन के लिए फेडरेशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म ऑफ राजस्थान यानी कि FHTR के साथ राजस्थान के किस विभाग द्वारा समझौता पत्र यानी कि MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हस्ताक्षरित किया गया? क्वेश्चन समझ में आया कि राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट के आयोजन के लिए, पहले तो आयोजन किसका किया जा रहा है? इस चीज का आयोजन किया जा रहा है राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट का। आयोजन के लिए 2 संस्थानों के बीच में समझौता किया गया है, जिनमें से एक तो कौन है? FHTR यानी कि फेडरेशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म ऑफ राजस्थान, और दूसरा कौन है वो आपसे पूछा गया है। इस कार्यक्रम के लिए एक समझौता हस्ताक्षरित किया गया RTDM के लिए, जिसमें 2 लोगों के या 2 संस्थाओं के बीच में समझौता हुआ। एक तो जिसमें से ये है, दूसरा आपसे पूछा गया है। उसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं पर्यटन विभाग, कला व संस्कृति विभाग, वन एवं पर्यावरण विभाग या खनिज विभाग। तो इसका उत्तर है पर्यटन विभाग। तो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए FHTR और पर्यटन विभाग के लिए एक समझौता पत्र हस्ताक्षरित हुआ और उन्हीं के द्वारा राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट का आयोजन किया गया। बढ़े आगे, आप चाहें तो एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। आयोजन कहाँ किया गया ये और लिख लेते हैं एक बार। तो आयोजन किया गया बिड़ला ऑडिटोरियम। कहाँ है ये बिड़ला ऑडिटोरियम? जयपुर। ठीक है, अब आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें और फिर बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर महेश नगर हाल्ट कर दिया गया है। यह राजस्थान के कौन से जिले में है? तो बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर या जोधपुर। तो पहले इस मियाँ का बाड़ा, इस गांव का नाम 2008 में क्या कर दिया गया? पहले तो गांव का नाम ही बदल के कर दिया गया, मियाँ का बाड़ा से नाम कर दिया गया महेश नगर। कब? 2008 में। ये कौन सी तहसील में है? तो ये समदड़ी तहसील है, समदड़ी तहसील। और ये समदड़ी तहसील कौन से जिले में है? तो ये बाड़मेर जिले में है। ये इसका उत्तर होगा कि मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन का अब नाम बदल के महेश नगर हाल्ट कर दिया गया है। तो ये कौन से जिले में है? बाड़मेर जिले की समदड़ी तहसील में। और गांव का नाम बदल दिया गया था कब? 2008 में ही गांव का नाम बदल के किया गया था मियाँ का बाड़ा से महेश नगर, और स्टेशन का नाम किया गया है महेश नगर हाल्ट। क्लियर? बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रेलवे बोर्ड द्वारा वंदे भारत ट्रेन के विकास, अपग्रेड व मेंटेनेंस हेतु राजस्थान के 5 कोचिंग डिपो को मंजूरी प्रदान की गई।
निम्नलिखित में से कौन सा डिपो इन पांच डिपो में शामिल नहीं है, यानी कि वो 5 डिपो कौन कौन से थे जिनको वंदे भारत ट्रेन के लिए मंजूरी प्रदान की गई? जयपुर, जोधपुर, श्रीगंगानगर या बीकानेर। इसमें से 3 तो यहाँ लिखे हुए हैं ही, जो नहीं है शामिल वो कौन सा है? बीकानेर। तो बाकी के 2 कौन कौन से हैं? ये है अजमेर और उदयपुर। वंदे भारत ट्रेन की जो संकल्पना है ये कैसी है? ये एक जैसी बुलेट ट्रेन होती है, तो ये बुलेट जैसी इतनी फास्ट ट्रेन तो नहीं है, लेकिन ये सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। मैंने यहाँ सेमी शब्द लिखा है, तो ये सेमी हाई स्पीड ट्रेन है, यानी कि देखने में बुलेट ट्रेन जैसी जरूर है लेकिन उतनी हाई स्पीड वाली नहीं है, लेकिन जो सामान्य ट्रेन है उनसे काफ़ी ज़्यादा स्पीड वाली है। तो सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। जब भारत सरकार का बजट आया, यानी कि केंद्रीय बजट, यूनियन बजट जिसे कहते हैं, संघीय बजट या केंद्रीय बजट 2022-23 में ये घोषणा की गई कि आने वाले 3 वर्षों में ऐसी 400 ट्रेन संचालित की जाएंगी। कौन सी? वंदे भारत। और राजस्थान में भी इसमें कई ट्रैक हैं या कई रूट हैं जो अभी प्रस्तावित हैं या जिन पर काम चल रहा है। कौन कौन से? तो ज़्यादातर जयपुर से ही हैं ये। राजस्थान में बात चल रही है कहाँ से कहाँ, तो जयपुर से जोधपुर ट्रैक पर चलाने के लिए ये वंदे भारत ट्रेन, और जयपुर से दिल्ली, फिर जयपुर से कोटा और जयपुर से उदयपुर। इन रूट्स पर ये ट्रेन चलाने की, इन रूट्स को अभी देखा जा रहा है, इस ट्रैक को देखा जा रहा है अभी, मतलब प्रस्तावित हैं ये सारी चीज़ें। ऐसी 400 ट्रेनें चलाने की जो घोषणा की गई थी बजट 2022-23 में केंद्र सरकार के बजट में। साथ ही जो पहली वंदे भारत ट्रेन है ये एक स्वदेशी ट्रेन है। पहली बात तो ये स्वदेशी ट्रेन है, मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत विकसित की जा रही है। और जो पहली ट्रेन है, पहली वंदे भारत ट्रेन, वो कौन सी फैक्ट्री द्वारा? तो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ की है ये चेन्नई। तो इसके द्वारा पहली वंदे भारत ट्रेन विकसित की गई या बनाई गई। और राजस्थान में 5 ऐसी डिपो हैं जहां इसका मेंटेनेंस किया जा सकता है, विकास किया जाता है, अपग्रेड किया जा सकता है। उसके लिए 5 डिपो को मंजूरी प्रदान की गई। कौन कौन सी हैं वो? जयपुर, जोधपुर, श्रीगंगानगर, अजमेर और उदयपुर। क्लियर हुई बात? अब आप ले लें इसका स्क्रीनशॉट, फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में राजस्थान में 8 रेलवे स्टेशन को भोपाल स्थित रानी कमलापति स्टेशन की तर्ज पर विकसित करने का निर्णय लिया गया है। भोपाल का कौन सा स्टेशन? रानी कमलापति स्टेशन, जहां यात्रियों को एयरपोर्ट की तर्ज पर सुविधाएं दी जाएंगी। तो निम्नलिखित में से कौन सा स्टेशन इसमें शामिल नहीं है? यानी कि रानी कमलापति स्टेशन जो है ये किस चीज़ के लिए फेमस है? यहाँ एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं दी जाएंगी, जैसे कि एयरपोर्ट पर यात्रियों को दिए जाएंगे। तो ऐसे स्टेशन राजस्थान में जो रेलवे स्टेशन है, ऐसे 8 स्टेशन विकसित किए जा रहे हैं। तो पूछा यह गया है कि ऐसा कौन सा स्टेशन है जो इनमें शामिल नहीं है? यहाँ 3 स्टेशन इसमें शामिल हैं। बाकी के और कौन कौन से हैं मैं उनके नाम भी लिख देता हूँ। जैसे एक है गांधीनगर जयपुर, फिर है अजमेर, उदयपुर यहाँ लिखा हुआ ही है तो उदयपुर भी लिख देता हूँ। ये तीनों मैंने एक साथ क्यों लिखे हैं? क्योंकि ये तीनों डेवलप की जा रहे हैं किसके द्वारा? उत्तर पश्चिम रेलवे द्वारा। और बाकी के जो 5 बचे वो कौन कौन से हैं? वो हैं जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, और 2 यहाँ लिखे हुए हैं कौन कौन से? आबू रोड, और अभी शामिल किया बाद में इनमें पाली। तो इन तीनों को कौन विकसित करेगा? इनको विकसित करेगा रेल लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। 8 ऐसे स्टेशन चुने गए हैं राजस्थान के जिनको
एयरपोर्ट जैसी सुविधाओं द्वारा विकसित किया जाएगा, जिनमें से 3 जो हैं गांधीनगर, अजमेर और उदयपुर रेलवे स्टेशन, इनको तो उत्तर पश्चिम रेलवे विकसित करेगा, और बाकी के जो 5 हैं जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, आबू रोड और पाली, इनको रेल लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा विकसित किया जाएगा। अब आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट, फिर बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग द्वारा हाल ही में इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइंड नेम्स एंड नंबर्स यानी कि ICANN के साथ एल रूट सर्वर स्थापित करने हेतु समझौता पत्र हस्ताक्षरित किया गया। तो एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला राजस्थान देश का कौन सा राज्य है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एल रूट सर्वर एक नई चीज़ है और राजस्थान ऐसा करने वाला, चलो इसका आंसर ही बता देता हूँ, पहला राज्य है और ये देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसने ये एल रूट सर्वर डेवलप किया है। टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है, पूछे जाने की काफ़ी संभावना है। ये एक बड़ी बात है राजस्थान के लिए, क्योंकि राजस्थान ने जो ये सर्वर डेवलप किया है, इसके बाद राजस्थान को कई बार डोमेन ट्रांसफ़र के लिए भी या उसके लिए भी भारत सरकार के पास डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। और यदि किसी प्राकृतिक आपदा के समय पूरे भारत का इंटरनेट ठप हो जाए या पूरे एशिया का भी इंटरनेट ठप हो जाए, तब भी राजस्थान का इंटरनेट ठप नहीं होगा। किस वजह से? एल रूट सर्वर की वजह से। यानी कि किसी प्राकृतिक आपदा की वजह से तो ठप नहीं होगा, लेकिन सरकार पहले एग्जाम में जरूर बंद कर देती है इंटरनेट, वो अलग बात है। तो एल रूट सर्वर स्थापित होने के बाद अब ये ठप नहीं होगा। अब बात ये है कि ये कहाँ स्थापित किया जा रहा है, तो ये जो जयपुर में अवस्थित है, कौन सा? भामाशाह डेटा सेंटर। ये जयपुर के झलाना में स्थित है, तो भामाशाह डेटा सेंटर जयपुर में ये स्थापित किया गया एल रूट सर्वर। और कब? तो ये 18 अप्रैल 2022 को इसकी स्थापना की गई, यानी कि शुरुआत की गई भामाशाह डेटा सेंटर जयपुर में 18 अप्रैल 2022 को। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एल रूट वाला। राजस्थान एकमात्र है और पहला राज्य है भारत का, और ये बड़ी चीज़ है, यानी कि बड़ा कदम है सरकार का, जिसमें कि टेक्नोलॉजी में राजस्थान का एक बड़ा स्टेप है। क्योंकि राजस्थान की बहुत सारी सेवाएं हैं जो इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर हैं, ई मित्र सेवा वगैरह, और जैसा कि कुछ दिन पहले भी हमने पढ़ा, इन चीज़ों में राजस्थान बहुत आगे है टेक्नोलॉजी में। जैसे चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में भी राजस्थान 88% लोगों को ये देकर बीमा कवर सबसे आगे चल रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है जहाँ राजस्थान लीड कर रहा है, मतलब बाकी देशों से, बाकी जो राज्य हैं उनसे आगे चल रहा है, और ये टेक्नोलॉजी वाली चीज़ है, तो पूछने की संभावना बनती है। एल रूट सर्वर याद रखें, भामाशाह डेटा सेंटर जयपुर 18 अप्रैल 2022 और राजस्थान एकमात्र। अगला प्रश्न देखते हैं, ये है स्टार्टअप रिवरबीन। ये एक रिवरबीन नाम दिया गया, किसको? एक स्टार्टअप को नाम दिया गया रिवरबीन। तो इसका संबंध निम्नलिखित में से किससे है? जैविक खेती से, सौर ऊर्जा उत्पादन से, नदियों को आपस में जोड़ने से, या नदियों से गंदगी हटाने से। रिवरबीन, अगर नाम को भी थोड़ा ठहर के पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। रिवर मतलब नदी है, और नदी के ऑप्शन 2 है, या तो आपस में जोड़ना या नदियों से गंदगी हटाना। जब भी आप एग्जाम में ऐसी कंडीशन में आ जाएं कि कोई आपको ये तो कंफर्म हो जाए कोई 2 में से एक आंसर है, तो ऐसा क्वेश्चन मेरी सलाह है कि नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि 50% चांस होते हैं वहाँ सही होने के। और ऐसे क्वेश्चन जिनमें 50% चांस आपके सही होने के हैं, मान लेते हैं ऐसे 6-7 क्वेश्चन है और 6-7 में भी आपने तुक्का मारा और उनमें से अगर 2 भी सही हो गए, बाकी 4 गलत भी हो गए, तब भी आपको नुकसान नहीं होने वाला है। तो इसका उत्तर क्या है? ये है नदियों से गंदगी हटाने से। और ये जयपुर के ही एक स्टूडेंट ने, जिसका नाम है सिद्धांत राज गुप्ता, जो कि BBA स्टूडेंट है, उनके द्वारा ये स्टार्टअप डेवलप किया गया रिवरबीन, जो नदियों से गंदगी हटाने से संबंधित है। बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। पुस्तक उजाले की ओर का प्रकाशन निम्नलिखित में से किस वैश्विक संस्था के सहयोग से किया गया? तो वैश्विक संस्था का नाम पूछा। अभी कुछ ही दिन पहले हमने क्वेश्चन पढ़ा था कि जो राजस्थान का एक था फोक राइड, ऐसे कुछ करके था, फोक सफ़र था, कि फोक सफ़र ए कल्चरल राइड टू राजस्थान। ये 3 या 2-3 दिन पहले ही मैंने पढ़ाया था। और जिन लोगों ने 13 तारीख वाला फॉरेस्ट वाला एग्जाम दिया होगा, ये फॉरेस्टर वाला, उनको ये एग्जाम में मिल भी हो गया। बहुत सारे क्वेश्चन उसमें से आए थे, मैंने भी कुछ क्वेश्चन देखे, जैसे कि आंचल कार्यक्रम पूछा, फोक सफ़र पूछा, या जैसे हमारे जो उद्योग मंत्री हैं उनका नाम पूछा। ऐसे सिंपल बहुत से क्वेश्चन हैं जो हमने जनरली एज इट इज ही पढ़े हैं। आंचल कार्यक्रम जैसा तो बिल्कुल ही हमने यहाँ ही जो पढ़ा था। साथ ही जो यूनेस्को हमने बोला था फोक सफ़र वाला, वो भी एज इट इज क्वेश्चन था।
तो कई सारे क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में आए हैं, इस तरह के पूछे जा रहे हैं कि कौन सी वैश्विक संस्था के सहयोग से कौन सा कार्यक्रम या कौन सी पुस्तक या कौन सा प्रोग्राम चलाया गया। तो पुस्तक का नाम है उजाले की ओर और किस संस्था के द्वारा, तो इसका आंसर है यूनिसेफ। फोक सफर में आंसर क्या था, यूनेस्को, यहाँ क्या है यूनिसेफ। तो यूनिसेफ और इसके साथ साथ कौन, इसके साथ है राजस्थान यूनिवर्सिटी का एक विभाग, लोक संवाद विभाग। लोक संवाद विभाग किसका, तो राजस्थान विश्वविद्यालय। इन दोनों के द्वारा यानी कि संयुक्त रूप से यूनिसेफ प्लस लोक संवाद विभाग राजस्थान विश्वविद्यालय, इन्होंने कोविड-19 के दौरान कुछ ऐसे लेख तैयार किए जो विभिन्न बालक और बालिकाओं के सशक्तिकरण से संबंधित हैं। बालक बालिका सशक्तिकरण, इससे संबंधित है। आज मैंने कल की क्लास में सुजस वाले में ये भी पूछा है, आप लोग भी बताएं सशक्तिकरण ऐसे लिखेंगे क्या, इसमें मात्रा बड़ी आएगी या छोटी आएगी, क्या ये मैंने सही लिखा है व्याकरण के हिसाब से। करण जब प्रत्यय लगता है तो मात्रा बड़ी होती है कि छोटी होती है, आप बताना ये क्या बनेगा, ऐसे लिखेंगे या शक्तिकरण में छोटी मात्रा आएगी। तो कोविड-19 के दौरान बालक बालिका सशक्तिकरण के लिए कुछ लेख लिखे गए, उन लेखों का जो संग्रह है उसी को पुस्तक का रूप दिया गया और पुस्तक का नाम रखा गया उजाले की ओर। और इसमें जो संस्था है वैश्विक संस्था यूनिसेफ किसके साथ जुड़ी हुई, राजस्थान विश्वविद्यालय के साथ। पुस्तक का विमोचन किसने किया, यानी कि पुस्तक को लॉन्च किसने किया, तो विमोचन किया जो शिक्षा मंत्री हैं राजस्थान के, कौन, बीडी कल्ला। मंत्रियों का भी नाम पूछा जा रहा है तो ये भी आप याद रखें, पूछा गया अभी क्या, उद्योग मंत्री कौन है, तो शिक्षा मंत्री भी आप याद रखें कौन है, बीडी कल्ला। और इनके साथ साथ राजस्थान में जो यूनिसेफ की एम्बेसडर है या यूनिसेफ की जो प्रमुख है राजस्थान में, वो कौन है, इसाबेल बर्डन। इन दोनों के द्वारा पुस्तक का विमोचन किया गया। ये कौन है, राजस्थान में यूनिसेफ की प्रमुख, और बीडी कल्ला कौन है, राजस्थान के शिक्षा मंत्री। यूनिसेफ के माध्यम से राजस्थान विश्वविद्यालय के लोक संवाद विभाग की एक पुस्तक का विमोचन किया गया जिसका नाम था उजाले की ओर। और ये पुस्तक में कोविड-19 के दौरान बालक और बालिकाओं के सशक्तिकरण से संबंधित विभिन्न लेख शामिल हैं। आपको बताना है सशक्तिकरण में मात्रा ई वाली बड़ी आएगी या छोटी, मतलब ये शुद्ध है या अशुद्ध। तो ये एक स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लव कुश वाटिकाओं का उद्देश्य क्या है। लव कुश वाटिका, तो बच्चों में कुपोषण को दूर करना, बच्चों में पर्यावरण संरक्षण की भावना विकसित करना, स्कूली शिक्षा में नामांकन बढ़ाना या शिशु मृत्यु दर में कमी लाना। लव कुश वाटिका, इससे आपको ये तो समझ में आ रहा है बच्चों से संबंधित है। भगवान राम के दो पुत्र थे लव और कुश, तो उनसे संबंधित कुछ चीज़ होगी, लेकिन सारे ऑप्शन ही ऐसे हैं जहाँ बच्चे कुछ उनसे रिलेटेड बातें दी गई हैं। लेकिन अगर आपके एग्जाम में ऐसे ऑप्शन ना हो और बच्चों से रिलेटेड कोई एक ही ऑप्शन हो, तो आप वहाँ ये रिस्क ले सकते हैं कि संभावना है आपको आंसर ना आते हुए भी थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करेंगे कि लव कुश मतलब बच्चों से संबंधित कुछ होना चाहिए। लेकिन ये चारों ऑप्शन ही बच्चों से संबंधित हैं। और इसका उत्तर क्या है, इसका उत्तर है बच्चों में पर्यावरण संरक्षण की भावना विकसित करना। लव कुश वाटिका क्या है, ये हर जिले में, राजस्थान के प्रत्येक जिले में ऐसी एक वाटिका बनाई जाएगी जिसका बजट रखा गया कितना, 2 करोड़ रुपए, जिसमें वन एवं वन्यजीव और पर्यावरण संरक्षण, इससे संबंधित कुछ मॉडल डेवलप किए जाएंगे, कुछ झांकियाँ बनाई जाएंगी या कुछ मूर्तियाँ बनाई जाएंगी, ऐसी चीज़ें बनाई जाएंगी जिससे बच्चों को ये प्रेरणा मिले कि हमें भी पर्यावरण का संरक्षण करना चाहिए, जिसको नाम दिया गया क्या, लव कुश वाटिका, जो कि राजस्थान के अब हर जिले में डेवलप की जाएगी। और बजट कितना है हर जिले के लिए, 2 करोड़ रुपये। बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। ये है ड्रोन एक्सपो 2022, ये इंपॉर्टेंट है, ऐसी चीज़ें पूछी जाती हैं कि आयोजन कहाँ किया गया, तो जयपुर, जोधपुर, उदयपुर या कोटा। सिंपल सा इसका आंसर है जयपुर। जयपुर में भी कौन सी जगह, तो झालाना सांस्थानिक क्षेत्र यानी कि झालाना इंस्टीट्यूशनल एरिया, उसमें इसका आयोजन किया गया। और आयोजन कब किया गया, तो 16 जून 2022।
किससे संबंधित था ये? ड्रोन नाम दिया गया है। तो यहाँ अलग अलग तरह के ड्रोन्स का प्रदर्शन किया गया, जैसे कृषि में ड्रोन का कैसे उपयोग कर सकते हैं, या प्राकृतिक आपदा के समय कैसे कर सकते हैं, जैसे कि अगर कहीं बाढ़ आ जाए तो खाने के अगर पैकेट वहाँ वितरित करने हैं, तो अगर कोई व्यक्ति ना पहुँच पाए तो ड्रोन वहाँ पहुँच सके, ड्रोन उड़ा के उसमें फूड का पैकेट हम बांध दें और वहाँ जाके वो पहुँचा सके। तो इस तरह की कुछ चीज़ें हैं जो ड्रोन से संबंधित है, जिनका यहाँ प्रदर्शन किया गया जयपुर के झालाना सांस्थानिक क्षेत्र झालाना इंस्टीट्यूशनल एरिया में 16 जून 2022 को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये है, तो आज आप देख पा रहे हैं प्रश्न ज़्यादा है, कल अब तक हमारे 10-10 क्वेश्चन थे, अब हमने 5 बढ़ा दिए हैं ताकि सिलेबस आपका जल्दी पूरा हो जाए। तो हाल ही में राजस्थान द्वारा नीति आयोग के साथ वुमन एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम यानी कि WEP हेतु साझेदारी की गई, ऐसा करने वाला राजस्थान कौन सा राज्य बना? तो 2 चीज़ें खास याद रखनी है, एक तो नीति आयोग और प्रोग्राम का नाम क्या है, तो वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम। अगर इसको ठहर कर पढ़ेंगे तो इसका मतलब भी आपको समझ में आ जाएगा कि एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें महिला उद्यमिता को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो ऐसा करने वाला भी राजस्थान पहला राज्य बना। ऐसे को ऑप्शन बहुत दिए गए हैं। अभी जो ये फॉरेस्ट गार्ड वाला एग्जाम हुआ है, राजस्थान का क्रम पूछा गया है, राजस्थान कौन सी चीज़ में कौन सा राज्य बना है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपसे हमेशा यही पूछा जाए। ये अधीनस्थ बोर्ड के एग्जाम है तो इनका एक अलग पैटर्न है, लेकिन अगर आप RPSC के एग्जाम देंगे तो उनमें अलग पैटर्न है। उनमें ज़्यादातर ये पूछा जाएगा कौन सा आयोग है, कौन सा विभाग है, कौन सा कार्यक्रम है। हो सकता है रैंक ना पूछी जाए, तो चाहे ऐसे पूछा जाए या ऐसे पूछा जाए, आप क्वेश्चन को भी बराबर याद रखें, केवल उसका आंसर याद ना रखें। तो क्वेश्चन क्या है, राजस्थान द्वारा नीति आयोग के साथ हुआ प्रोग्राम क्या है, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम। तो केवल नीति आयोग ही नहीं, इसमें बहुत सारी चीज़ों के साथ राजस्थान सरकार ने एक समझौता किया, जैसे कि HDFC बैंक है या ICICI बैंक ये, या फिक्की है, कई उद्योग समूह हैं, इन सब के साथ समझौता किया हुआ है राजस्थान सरकार द्वारा, ताकि जो महिला उद्यमिता है उसको बढ़ावा राजस्थान में दिया जा सके। अगला प्रश्न देखते हैं, महाराणा प्रताप जयंती के अवसर पर निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर महाराणा प्रताप पैनोरमा बनाने की घोषणा की गई? गोगुंदा, कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़ या चावंड, चारों ही महाराणा प्रताप से संबंधित स्थान है। पैनोरमा क्या होता है? एक तरह का चित्रों का संग्रह या एक तरह की चित्रकला और उन सबसे रिलेटेड चीज़ें जो एक बड़ा कोलाज बना दिया जाए, उसी को पैनोरमा जैसा हम कह सकते हैं। यानी कि महाराणा प्रताप से संबंधित जो चीज़ें हैं उनको एक साथ प्रदर्शित किया जाएगा। और ये कहाँ, इसका बजट कितना रखा गया है? बजट रखा गया है इसका 5 करोड़ रुपए। कहाँ बनाया जाएगा? ये है आंसर इसका चावंड। चावंड को कहा जाता है महाराणा प्रताप की। कहाँ है पहले चावंड? ये उदयपुर में है। और ये महाराणा प्रताप की संकटकालीन राजधानी कहलाता है, यानी कि युद्ध के समय उन्होंने इसको अपनी राजधानी बनाया था, संकटकालीन राजधानी। और महाराणा प्रताप की जो जयंती थी इस बार 2022 में, उस दिन इसके बारे में घोषणा की गई। बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। ये है, हाल ही में एक किसान उत्पादक ऑर्गेनाइजेशन है FPO और क्लस्टर आधारित व्यापार संगठनों के सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? ये बीच में मिस हुआ है, मैं इसको लिख देता हूँ, किसान उत्पादक संगठन। हाल ही में किसान उत्पादक संगठन, अब पूरा हुआ FPO यानी कि फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस, और क्लस्टर आधारित व्यापार संगठनों यानी कि CBBO के सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? उदयपुर, श्रीगंगानगर, जोधपुर या जयपुर? तो कहाँ इसका आयोजन किया गया? ये किया गया जयपुर, इसका आंसर है जयपुर के भी। कहाँ? बिड़ला ऑडिटोरियम में। ज़्यादातर सम्मेलन हैं जो बिड़ला ऑडिटोरियम में आयोजित हुए हैं। सबसे बड़ा जो हमें याद रखना है वो राजस्थान डिजीफेस्ट जो अगस्त में हुआ। उद्देश्य क्या है? किसानों को तकनीक से जोड़ना, किसानों को तकनीक के बारे में जानकारी देना, खाद बीज से लेकर नई नई जो किस्में उनके बारे में, या टेक्नोलॉजी का कैसे वो कृषि में यूज कर सकते हैं उसके बारे में। क्या नाम है? FPO यानी कि किसान उत्पादक संगठन और क्लस्टर आधारित व्यापार संगठन CBBO। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान आर्किटेक्चर फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया? कौन सा फेस्टिवल? राजस्थान आर्किटेक्चर, वास्तुकला। तो राजस्थान आर्किटेक्चर फेस्टिवल का आयोजन किया गया जयपुर में। इसके साथ ही एक और चीज़ हमें याद आती है जिसका नाम है जयपुर आर्किटेक्चर फेस्टिवल। ये अभी लेटेस्ट चल रहा है, जयपुर आर्किटेक्चर। जो लोग सुजस की वीडियो देख रहे हैं उनको ये मिला होगा, अभी कुछ दिन पहले ही ये समाप्त हुआ।
यानी कि कब से कब रहा था जयपुर आर्किटेक्चर फेस्टिवल? ये रहा था 11 से 12 नवंबर। राजस्थान आर्किटेक्चर फेस्टिवल जो था इसका आयोजन कहाँ हुआ? तो होटल क्लार्क, कहाँ है ये होटल क्लार्क? आमेर। और जयपुर आर्किटेक्चर फेस्टिवल जो है इसका आयोजन अभी हुआ है 11 और 12 नवंबर को, और ये कहाँ हुआ है? तो ये जयपुर एग्जीबिशन सेंटर सीतापुरा। जयपुर एग्जीबिशन सेंटर सीतापुरा। मेरी एक सलाह है आपको, अगर आप ये क्लास जैसे देख रहे हैं तो एक सुजस वाली भी साथ के साथ देखते रहें, वो केवल 10 मिनट की क्लास है, आपको फायदा ही होगा। ये सारी चीज़ें मैं पढ़ा चुका हूँ और डिटेल में वो पीपीटी की फॉर्मेट में, यानी कि थ्योरी के फॉर्मेट में, यहाँ हम क्वेश्चन के फॉर्मेट में पढ़ रहे हैं। तो जयपुर आर्किटेक्चर फेस्टिवल का आयोजन हुआ सीतापुरा में। ये जो फेस्टिवल था दरअसल इसमें यानी कि जयपुर आर्किटेक्चर सेंटर में एक अलग फेस्टिवल चल रहा था जिसका नाम था इंडिया स्टोन मार्ट। इंडिया स्टोन मार्ट, ये फेस्टिवल आयोजित हो रहा था कब से कब? 10 से 13 नवंबर। और इसी बिल्डिंग में यानी कि इसी सेंटर में ये आयोजित हो रहा था, और इसी के दौरान, इन 4 दिनों के दौरान 2 दिन बीच में इसका आयोजन किया गया जयपुर आर्किटेक्चर फेस्टिवल का। क्लियर हुई बात? जयपुर आर्किटेक्चर फेस्टिवल और इंडिया स्टोन मार्ट 2022 का आयोजन एक ही जगह, एक ही स्थान पर किया गया। जब प्रोग्राम शुरू किया गया वो इंडिया स्टोन मार्ट ही था, वो 10 से 13 तक चला, और इसी के दौरान बीच के 2 दिन उसी में जयपुर आर्किटेक्चर फेस्टिवल का आयोजन किया गया। इसके आयोजक कौन कौन थे? इसके आयोजक थे CDOS, यानी कि सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्टोन्स, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्टोन्स। दूसरा था फिक्की, और तीसरा था रिको। CDOS, फिक्की और रिको, ये इसके आयोजक थे। और नॉलेज पार्टनर कौन था इसका? नॉलेज पार्टनर था इंडियन नॉलेज पार्टनर था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्चर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट्स, पूरा नाम है इसका राजस्थान चैप्टर। यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट का वो विभाग जो राजस्थान संबंधित मामलों को देखता है उसका नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट्स राजस्थान चैप्टर। इसके द्वारा इसका आयोजन किया गया, यानी कि इसका नॉलेज पार्टनर था। आयोजक कौन कौन से थे? इंडिया स्टोन मार्ट की मैं बात कर रहा हूँ। इंडिया स्टोन मार्ट के आयोजक थे CDOS, यानी कि सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्टोन, फिक्की और रिको, ये तीनों इसके आयोजक थे। नॉलेज पार्टनर था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट्स राजस्थान चैप्टर। तो ये जो है ये इसका तो नॉलेज पार्टनर है, लेकिन राजस्थान आर्किटेक्चर फेस्टिवल इसका ये क्या है? आयोजक है। जयपुर आर्किटेक्चर फेस्टिवल इसका भी आयोजक है। तो क्लियर हुई बात? ये हमने अभी अभी किस में पढ़ा है? सुजस में, नवंबर में। और ये जो आयोजित हुआ ये कब से कब में पढ़ रहे हैं हम? ये हम पढ़ रहे हैं अप्रैल से जून में। सुजस वाले में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि करंट से आप एकदम जुड़े रहेंगे। तो जैसे ही हमारा ये समाप्त होगा, यानी कि जून वाली मैगजीन समाप्त होगी, तो इसके साथ हम नवंबर तक की भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ चुके होंगे अगर आप डेली 10 मिनट वो भी देखेंगे तो। अब चलते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। और आज का जो लास्ट क्वेश्चन ये है कि हाल ही में DRDO द्वारा पिनाका MK1 रॉकेट का एडवांस टोर्ड आर्टिलरी गन सिस्टम यानी कि ATAGS का सफल परीक्षण किया गया। ये दोनों परीक्षण राजस्थान में कौन से स्थान पर किए गए? 2 परीक्षण किए गए, यानी कि एक तो पिनाका रॉकेट का और ATAGS का, इन दोनों का परीक्षण किया गया। स्थान पूछा है आपसे जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर या जोधपुर। तो इससे पहले कि स्थान बताऊं मैं इसके बारे में थोड़ी जानकारी दे देता हूँ। ATAGS ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। पिनाका तो अब इतनी इंपॉर्टेंट शायद ना भी है क्योंकि पुरानी चीज़ें हो सकता है पूछे जाए या ना पूछे जाए, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये सबसे दूर मार करने वाली स्वदेशी तोप है और इसकी मारक क्षमता अब कितनी है? 48 किलोमीटर।
ये दुनिया में सबसे दूर मार करने वाली नहीं है। भारत में निर्मित जो स्वदेशी तोप है उनमें सबसे दूर मार करने वाली स्वदेशी तोप है ATAGS, जिसका पूरा नाम यहाँ लिखा हुआ है एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम। इसका परीक्षण किया गया कहाँ? पोखरण में। इसका पहले भी परीक्षण किया जा चुका है। पहले इसका परीक्षण किया गया -3 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर कहीं और अब जब पोखरण में किया गया तब इसका परीक्षण किया गया कितने टेम्परेचर? तो ये किया गया 45 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर। ये इसलिए ताकि दोनों कंडीशन में ये तोप काम कर पाती है या नहीं कर पाती है। ये स्वदेश निर्मित तोप है और जो मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत डेवलप की गई है। भारत की 2 कंपनियों ने इसको बनाया है, 2 भारतीय कंपनियां। कौन कौन सी हैं वो 2 भारतीय कंपनियां? एक तो है भारत फोर्ज, ये फोर्स नहीं है, ये है फोर्ज, भारत फोर्ज लिमिटेड, यानी कि FORGE है, भारत फोर्ज लिमिटेड। और दूसरी है टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड। इन दोनों कंपनी के द्वारा इस तोप का निर्माण किया गया और इसका परीक्षण किया गया कहाँ? पोखरण। और पोखरण कहाँ है? जैसलमेर में। तो उत्तर क्या है इसका? जैसलमेर। तो ATAGS जो है ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो यहाँ आज के क्वेश्चन समाप्त होते हैं। इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लें, फिर पुरानी क्लास रिवाइज करते हैं। बढ़े आगे। कल की क्लास में पहला क्वेश्चन था कि राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट की स्थापना कहाँ की गई? तो इसकी स्थापना मतलब इसका शिलान्यास किया गया। मैं वापस क्लियर कर देता हूँ, मतलब अभी ये बन के तैयार नहीं हुआ है, इसका पहला पत्थर रखा गया, यानी कि शिलान्यास किया गया। कहाँ किया गया? तो जोधपुर में राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट। कब शिलान्यास किया गया? तो 13 नवंबर 2022। इसके अलावा एक और चीज़ है जो राजीव गांधी नॉलेज सर्विस एंड इनोवेशन हब है, जिसकी घोषणा की गई थी बजट 2022-23 में। इस तरह के 3 सेंटर बनाए जाने की घोषणा की गई थी, कहाँ? जयपुर, जोधपुर और कोटा में। और इन्हीं सेंटर्स में महिलाओं के लिए अलग से हब बनाने की घोषणा की गई, जिसको नाम दिया गया W हब। इन तीनों सेंटर के लिए 200-200 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया और यहाँ प्लग एंड प्ले की फैसिलिटी इनको दी जाएगी, यानी कि सारी जो संस्थागत चीज़ें, आधारभूत सुविधाएं, सब कुछ वहाँ है। उद्यमियों को केवल आना है और अपना उद्योग शुरू करना है। राजसमंद में मेडी टूरिज्म वेलनेस सेंटर है और ये राजसमंद कहाँ? राजसमंद के नाथद्वारा में, जो योग और आयुर्वेद से संबंधित है। अगला क्वेश्चन था हाल ही में राजस्थान के पहले बर्ड पार्क यानी कि पक्षी उद्यान का लोकार्पण किया गया। यह पार्क किस जिले में है? तो उदयपुर, भरतपुर, कोटा या सरिस्का। तो ये उदयपुर के गुलाब बाग में एक बर्ड पार्क बनाया जा रहा है, जिसमें कौन कौन से विभाग शामिल हैं इसको बनाने में? पर्यटन विभाग, वन विभाग, नगर निगम उदयपुर और शहरी विकास न्यास यानी कि UIT यानी कि अर्बन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट। और इसको बनाने वाली संस्था कौन सी है? वो है RSRDC यानी कि राजस्थान स्टेट रोड डेवलपमेंट एंड कंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन था मई 2022 में निम्नलिखित में से किस जिले में पैंथर रेस्क्यू सेंटर स्थापित करने की घोषणा की गई? कोटा, सवाई माधोपुर, अलवर या उदयपुर। मैंने आपसे पूछा था पैंथर और लेपर्ड में अंतर अगर आप जानते हैं तो मुझे जरूर बताएं। किसी ने नहीं बताया अभी तक, तो दोबारा मैं आज फिर कह रहा हूँ, अगर आप अंतर जानते तो मेरे को एक बार कमेंट्स में जरूर बताएं, तभी मैं इसका आंसर बताऊंगा। तो कोटा, सवाई माधोपुर, अलवर और उदयपुर कहाँ बनाया जा रहा है? ये उदयपुर में। अगला प्रश्न था कि जैविक सब्जियों व विभिन्न ऑलिव उत्पादों की उपलब्धता आम जनता को सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर राज ऑलिव स्टोर का उद्घाटन किया गया? तो इसका उत्तर था दुर्गापुरा, जयपुर में। गांधीनगर जयपुर जो रेलवे स्टेशन है, ये राजस्थान का पहला 100% सौर ऊर्जा संचालित रेलवे स्टेशन बना। साथ ही 2018 में ये भारत का पहला ऑल वुमन रेलवे स्टेशन बना। करौली को राष्ट्रीय MSME अवार्ड एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ। साथ ही करौली में आंचल प्रोग्राम भी शुरू किया गया और सीकर में PGID में इसने पूरे भारत में पहला स्थान प्राप्त किया 488 अंक के साथ। अगला प्रश्न था हाल ही में राजस्थान ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा सरपंच, प्रधान और जिला प्रमुखों के मानदेय में बढ़ोतरी कर दी गई है। इनका मानदेय अब कितना है? तो 4800, 8400 और 12,000। पहला कितना था? 4,000, 7,000 और 10,000 रुपये। अगला प्रश्न था हाल ही में राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक परिवर्तन सलाहकार परिषद यानी कि CMRETAC का कार्यकाल दिसंबर 2023 तक बढ़ा दिया गया है। इस परिषद के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? तो ये हैं अरविंद मायाराम। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उषा शर्मा है मुख्य सचिव, पंकज मित्तल हैं राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और उमेश मिश्रा हैं DGP। अब इसका कार्यकाल कितना कर दिया गया है? दिसंबर 2023। पहले कितना था? मार्च 2022 और स्थापना कब हुई? 7 मार्च 2020। मुख्यमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। हाल ही में राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद राजीविका के जैविक उत्पादों के प्रमाणीकरण हेतु राजीविका द्वारा किस संस्था के साथ समझौता पत्र हस्ताक्षरित किया गया है? तो ये है राजस्थान राज्य बीज व जैविक प्रमाणीकरण संस्था।
इन दोनों संस्थाओं ने समझौता किया नंद घर विकसित करने के लिए और ईशा आउटरीच के साथ मृदा संरक्षण के लिए सेव सॉइल प्रोग्राम के तहत समझौता किया गया। राजस्थान सरकार WHO की तकनीकी एवं वित्तीय सहायता से स्वास्थ्य खातों को संस्थागत बनाने जा रही है। तो ऐसा करने वाला राजस्थान कौन सा राज्य होगा? पहला राज्य होगा। बिल्डिंग नेशन थ्रू एजुकेशन की थीम पर प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा एक एक्शन प्लान जारी किया गया? तो ये संस्था कौन सी है? राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण यानी कि रालसा। और लास्ट प्रश्न था कि राजस्थान के बाड़मेर पेट्रोलियम बेसिन में सूखे पड़े पेट्रोलियम कुओं से जियोथर्मल एनर्जी की संभावना को देखते हुए निम्नलिखित में से किन संस्थानों के मध्य एक समझौता पत्र हस्ताक्षरित किया गया? तो ये था केयर्न एनर्जी व बेकर ह्यूगेज, इन दोनों के मध्य एक जो समझौता पत्र हस्ताक्षरित किया गया। यहाँ से लगभग 2.4 मेगावाट जो एनर्जी है वो उत्पन्न की जाने की संभावना है और इसका जो कुआं बाड़मेर का कौन सा रागेश्वरी क्षेत्र, वहाँ से ये उसके लिए मतलब ये समझौता किया गया। तो ये आज की और कल की दोनों क्लासेस समाप्त हुई। अब इस मैगजीन का जो ज़्यादातर चीज़ें हैं वो समाप्त हो चुकी हैं। अब शायद 2 या 3 क्लास और लगेंगी और उसके बाद जो अगला 6 महीने का हमारा करंट है, कहने का मतलब जनवरी से लेकर जून का इस मैगजीन के साथ हमारा 6 महीने का पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो आने वाले 2 या 3 दिन में अब ये मैगजीन समाप्त होने की ओर है। इसके बाद फिर हम शुरू करेंगे कौन सी? अगली वाली, जिसमें जुलाई से लेकर सितंबर तक का करंट अफेयर्स शामिल होगा। तब तक आप लगातार पुरानी मैगजीन भी रिवाइज करते रहें, क्योंकि करंट अफेयर्स में यही प्रॉब्लम है कि आप आगे लगातार पढ़ते जाएंगे, पुराना लगातार भूलते जाएंगे। इससे बचने के लिए ही हम हर दिन एक क्लास पुरानी रिवाइज करते हैं, लेकिन आप फिर भी अपने लेवल पर भी एक रिवीजन अपना करते रहें, स्क्रीनशॉट साथ के साथ लेते रहें, उस चीज़ को रिवाइज करते रहें। PDF थोड़ी डिले हो रही है लेकिन वो डाल दी जाएगी, उसके लिए परेशान ना हो। तो हम मिलते हैं कल अगली क्लास में। धन्यवाद।